नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और चलिए शुरुआत करते हैं खबर दमदार की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबर दमदार में सबसे पहले खबर मेरठ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे जहां सड़क, ये देखिए, सड़क मार्ग पर चल रहे कांवड़ियों पर सीएम ने पुष्प से बारिश की है और पुष्प वर्षा के दौरान पूरा हाईवे बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता नजर आया। सीएम योगी ने अस्थायी स्टेज से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। मेरठ से दिल्ली मेरठ हाईवे पर अचानक से कांवड़ियों के बीच पहुंचे थे सीएम और शिव भक्तों पर जब उन्होंने पुष्प वर्षा की, वो काफी ज्यादा उत्साहित इस दौरान नजर आए हैं। तो योगी सरकार कांवड़ियों पर फूलों की बारिश करवा रही है और इसी क्रम में मेरठ में कांवड़ियों पर फूलों की बारिश हेलीकॉप्टर से भी हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बकायदा हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, तो वहीं बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा का पूरा हाईवे गूंजता हुआ नजर आया। इस दौरान कांवड़ियों ने जमकर जयकारे लगाए। और कांवड़ यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंची, जिससे हजारों की संख्या में कांवड़िए यहां पर शामिल रहे थे। कांवड़ की टोली में शामिल लोगों ने भोले के गानों पर डांस किया है। इस दौरान आकर्षण का मंदिर के डिजाइन पर बनाई गई कांवड़ रही। कांवड़ टोली में करीब 60 लोग शामिल थे। चलिए बात कर लेते हैं बाढ़ की और उससे होने वाली मुसीबतों की। सहारनपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बाढ़ को लेकर की गई व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों का उन्होंने सर्वे किया, खुद पहुंचे, रिपोर्ट भी ली अधिकारियों से। सीएम योगी सबसे पहले बाढ़ राहत क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने पहुंचे, जिसके बाद राहत शिविर भी पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस सभागार में जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की है। इस दौरान पत्रकारों से बात कर सीएम योगी ने कहा कि आज बाढ़ राहत शिविर का जायजा लिया और हर संभव मदद का भरोसा भी सभी को दिया है। सहारनपुर के 118 गांव और शहर के 28 मोहल्ले जलभराव से प्रभावित हुए हैं। उनके प्रति सरकार अपनी संवेदना व्यक्त कर रही है। 13,000 हेक्टेयर भूमि बाढ़ की चपेट में है, उसका भी आकलन किया जा रहा है। ये सभी जानकारियां मुख्यमंत्री ने दी। तेरह 13,000 हेक्टेयर भूमि कृषि की जो बाढ़ की चपेट में आई है, इसका आकलन इसके साथ ही हम लोग करने जा रहे हैं। 7 जन हानि हुई है और 3 पशु हानि भी जनपद सहारनपुर के अंदर हुई है। अभी प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके हम लोगों ने इस पर विस्तृत चर्चा की है। खासतौर पर यहाँ पर जितने भी पीड़ित परिवार हैं जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, उनके लिए राहत सामग्री का एक पैकेज बनाया गया है। उन्हें तत्काल 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल अरहर, 1 किलो रिफाइंड का तेल, 1 किलो नमक, मसाले, हल्दी मसाला आदि की व्यवस्था के साथ साथ 10 किलो आलू उपलब्ध करवाने, महिलाओं के लिए डिग्निटी किट की व्यवस्था की गई है। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनके कंपनसेशन के साथ साथ उन्हें बरसाती भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनहानि वाले परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है, उन्हें 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए उचित खान पान की व्यवस्था, नगर निकायों को और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को स्वच्छता, पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए भी अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सावधानी बरतने, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा के लिए दवा की उपलब्धता की व्यवस्था हो,
या बरसात में सांप, बिच्छू या किसी भी अन्य जहरीले कीड़े से किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो एंटी वेनम वैक्सीन या एंटी रेबीज के वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधिगण और हमारे सभी और भारी बारिश की वजह से गाजियाबाद में लोनी के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के गांवों में पानी भर गया। यमुना का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोनी क्षेत्र के गांव सुभानपुर में बाढ़ के हालात इससे बन चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में भी सड़कों पर पानी जमा हो गया है और अलीबाग बांध पर पानी का प्रेशर इस कदर बढ़ा कि बांध पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और लोनी के तकरीबन 1 दर्जन गांवों में पानी भर गया। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है और लोगों को सुरक्षित जगह पर ठहराया गया है। आपको बता दें कि कल देर शाम अलीपुर गांव का बांध टूट गया था। हरियाणा के हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी जहां अब तक दिल्ली वासियों को परेशानी दे रहा था, वहीं अब गाजियाबाद भी इससे अछूता नहीं रहा है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, लोनी थाना क्षेत्र की तस्वीरें हैं। अलीपुर गांव का ये बांध है, ये बांध पूरी तरीके से यहाँ क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोनों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। जहां बांध के उस ओर बागपत सीमा लगती है, वहां पर बागपत शासन और प्रशासन मुस्तैदी से इस काम को कर रहा है कि इस बांध को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। वहीं दूसरी तस्वीरें ठीक मेरे पीछे की आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर गाजियाबाद प्रशासन की टीम लगी हुई है, जो कि मुस्तैदी से काम कर रही है कि जल्द से जल्द इस बांध को, क्षतिग्रस्त बांध को ठीक किया जाए। लेकिन हालात ऐसे हैं कि लगातार बढ़ रहा जल स्तर इस ओर इशारा कर रहा है कि ये बढ़ता हुआ जल स्तर न सिर्फ दिल्ली बल्कि गाजियाबाद के लिए भी परेशानी का सबब बन चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको जल सैलाब नजर आएगा और इस जल सैलाब में लोनी के तकरीबन आधा दर्जन से अधिक गांव जद में आ चुके हैं। इधर कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार ही बढ़ता जा रहा है। गंगा बैराज पर जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और ऐसे में गंगा के कटरी के कई गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर पानी और इसी तरह से बढ़ता रहा तो दर्जन से ज्यादा गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं। गंगा किनारे लोग रह रहे थे, उन सभी को हटा दिया गया है। धीरे धीरे अपनी गृहस्थी का सामान भी लोग लेकर निकल रहे हैं। अब नरोना बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है और बाढ़ का खतरा ज्यादा इलाकों में बढ़ गया है। गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। यहाँ 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसके चलते 40 से ज्यादा गांव के खेतों तक पानी पहुंच चुका है और कई लोगों की गृहस्थियां तबाह भी हो चुकी हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे ये तमाम घाट देखे जा सकते हैं, खेत देखे जा सकते हैं जो पानी में जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ जो परिवार रहते थे, अपने गुजर बसर करते थे, उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है। 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें यहाँ हटा दिया। अगर घाटों की बात की जाए, जाजमऊ घाट, चकेरी घाट, परमट घाट, सरसिया घाट, बाबा घाट, अस्पताल घाट, अटल घाट, ऐसे तमाम घाट हैं जहाँ पे सीढ़ियाँ पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। जल पुलिस लगाई गई है, 40 से ज़्यादा गोताखोर लगाए गए हैं, बाढ़ चौकियों का लगाया गया है और जो टीम है वो मॉनिटरिंग कर रही है और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो लेवल है 113 का पार होते ही जो अन्य गांव हैं 12, उनके लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की बात है। मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूंगा और क्लोज करें। मंदिरों तक पानी पहुंच चुका है और कई जगह तक ये पानी पहुंच चुका है। इन सब के बीच अलर्ट मोड पर टीम भी तैयार है और गंगा ने जो अपना रूप धारण किया है, इसके चलते तमाम लोगों की खेतियां और जो खेत तक पानी पहुंच चुका है। और अब अगर हम अधिकारियों की माने तो टीम्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और संभल में गंगा उफान पर है। गंगा का पानी खेतों में घुस रहा है। संभल में बीते 24 घंटे में गंगा में 57,000 क्यूसेक पानी बढ़ा है और गंगा में बढ़ते जलस्तर से किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट है और डीएम बाढ़ पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। जिले के बाढ़ चौकियां और कंट्रोल रूम एक्टिव हैं।
भारी बरसात का असर गंगा में दिखाई देने लगा है। संभल में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 57,000 क्यूसेक पानी बढ़ा है। बाढ़ का पानी जहां गुन्नौर इलाके के खेतों में घुस गया है, वहीं नरोरा बैराज पर 2,02,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है, जो अब तक का इस सीजन का सबसे ज्यादा पानी है। सुनील कुमार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, संभल। इधर सीतापुर में बैराजों से छोड़े गए पानी की वजह से शारदा और घाघरा उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारे पर कटान भी तेज हो गया है। कटान को लेकर गांव वाले खुद ही अपने अपने आशियानों पर अब हथौड़ा चलाने लगे हैं। इन्हें डर है कि कहीं इनका मकान भी नदी में समा न जाए। नदियों के तेज कटान की वजह से प्राइमरी स्कूल के 2 कमरे अब तक पानी में बह चुके हैं, जबकि कुछ और मकान हैं जो कटान का शिकार हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर नदियों का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो स्कूल जमींदोज हो जाएगा। और यमुना में भी लगातार पानी बढ़ रहा है, जिससे कि आगरा में भी बाढ़ के आसार नजर आने लगे हैं। आगरा में यमुना तटों के नजदीक रहने वाले लोगों को काफी अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है और जगह जगह प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है और चौकियां भी स्थापित कर दी हैं। साथ ही मुनादी करवाकर लोगों को नदी से दूर जाने की अपील की जा रही है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी बुधवार को छोड़ा गया। इसके बाद दिल्ली के बाद अब आगरा में भी अगले 24 घंटे के अंदर बाढ़ आने का अंदेशा जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर बारिश की भी संभावना व्यक्त की है। आप सभी लोग अवगत हैं कि गत दिनों से जो भारी बरसात हो रही है उसके वजह से दिल्ली में काफ़ी बाढ़ के हालात बन गए हैं और वहाँ से हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है रुक रुक करके काफ़ी मात्रा में, उसकी वजह से आगरा में भी बाढ़ की संभावना है कि अगले 24 घंटे में यहाँ पे भी बाढ़ आ जाए। उसके लिए नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है और जो जिला प्रशासन की तरफ से जो बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है वहाँ पे नगर निगम के भी सफाई व्यवस्था और बिजली और पानी से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं नगर निगम को सुनिश्चित करनी होती है, उसके संबंध में हम लोगों ने अधिकारियों की ड्यूटी प्रत्येक बाढ़ चौकी पर लगा रहे हैं। और खबर मुजफ्फरनगर से। आसमानी आफत से हर तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां की जानसठ और सदर तहसील के खादर क्षेत्रों में जबरदस्त बाढ़ आई है, जिसकी वजह से तकरीबन 22 गांव जलमग्न हो चुके हैं। कई जगहों पर सड़क ही पानी में बह गई, जिसकी वजह से गांव के लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। वहां कहीं पर भी आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की जा रही है, ऐसे दावे प्रशासन के हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं पानी के उस बीच में हूं जहां से संपर्क मार्ग टूटा है और इसी संपर्क मार्ग से होते हुए हम उस दूसरी रोड पर पहुंचेंगे। इस रोड के बाद इसी तरह जगह जगह पर जो ये मार्ग है, जो संपर्क मार्ग है, वो टूटा हुआ है और उसके बाद ही जो गांव है, गांव में पूरी तरह से हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। अभी जिलाधिकारी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। ये स्थानीय लोग हैं, ये यहाँ से अभी अपने गाँव जा रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आप कहाँ, कौन से गाँव के रहने वाले हैं? शेरपुर गाँव के। क्या स्थिति है यहाँ की? आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है, ना बिजली, खाने पीने की बहुत समस्या हो रही है लोगों को, क्योंकि घरों में पानी घुस चुका है, बहुत समस्या है। क्या स्थिति है, किस तरह से लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं? ये तो पानी की वजह से मजबूर हैं, सारे क्षेत्र में पानी पानी हो रहा है। थोड़ा हमें समझाइए, इस क्षेत्र में कितने गाँव हैं और किस तरह से इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ बाढ़ आने की वजह क्या है? ये जो पीछे बांध टूटा होगा या शायद कोई कुछ भी दिक्कत हुई होगी, ये इधर बहुत गाँव है, करीबन लगभग 40-50 गांव के आसपास में। तो क्या वो गांव में ही फंसे हुए हैं? अभी तक कोई प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद पहुंची है? गांव में ही फंसे हुए। कोई मदद पहुंची है प्रशासनिक स्तर पर? कोई मदद नहीं गई। देख सकते हैं आप बिल्कुल, जो गांव में लोग फंसे हुए हैं वहां तक प्रशासनिक अमला भी अभी नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि बाहर लगातार जगह जगह संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, स्थानीय व्यक्ति, इनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है वहाँ पर? बहुत बुरी स्थिति है, लोग बहुत अच्छी तरह से फंसे हुए, लोगों ने कोठे पे चढ़ कर जान बचा रहे। तो देख सकते हैं किस तरह से अभी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्हीं की जुबानी छतों पर लोग रह रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए और प्रशासनिक स्तर से लाख प्रयास किए जा रहे हैं, मगर अभी तक कोई भी राहत नहीं है किसी भी चीज की। लोग बहुत तरह फंस चुके हैं।
और अब खबर बागपत से। यहां पर यमुना नदी का तटबंध टूटने से बागपत के कई गांव में पानी आ गया है और किसानों के हजारों बीघा फसल जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। और अलीपुरा और सुभानपुर की बात कर लें तो यहां पर भी गांव में पानी पहुंचने से लोग काफी ज्यादा दिक्कत में हैं। गांव में जल जमाव और फसल बर्बादी की सूचना पर आज बीजेपी के बागपत से विधायक योगेश धाम भी पहुंचे और पीड़ित ग्रामीणों से बात कर आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। वहीं बागपत जिला प्रशासन का कहना है कि तटबंध तोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और यमुना के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से नोएडा के भी कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे में प्रशासनिक टीम राहत और रेस्क्यू में जुटी है। नोएडा विधायक पंकज सिंह ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। लगातार प्रशासन की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है और ज्यादातर लोगों से आग्रह किया गया था। लोग तो स्वतः ही बाहर आ भी गए थे। कुछ अगर गोवंश कहीं पर फंस भी गए थे तो उनको भी निकालने की कोशिश हो रही है। सामान्यतः जो गौशाला प्राधिकरण प्रशासन का था उससे तो निकाल लिए गए, लेकिन कहीं पर किसी के घर में अगर कोई गोवंश है, अगर उनका प्राइवेट वो था तो उसको भी निकालने की कोशिश हो रही है। अभी अगर बात करें तो आप कहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं और कहाँ जानकारी आपको मिली है कि इस तरीके का फ्लड एरिया है? अब ये ज्यादातर जगहों पे तो कोई समस्या यहाँ पर वैसी नहीं है। यही एक मुख्य पॉइंट है जहाँ पर कि नगली बाजितपुर में यहाँ पर ज्यादा एक समस्या थी। और पीलीभीत से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि बाघ खेतों में घूम रहा है तो एक किसान ट्रैक्टर से खेत की जुताई भी कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता चल पाता कि बाघ खेतों में टहल रहा है, चहलकदमी कर रहा है। वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डेप्यूटी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल ने भी इस वीडियो की पुष्टि की और बताया है कि ये वीडियो उनकी टीम के एक सदस्य द्वारा बनाया गया है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सिंह ने कहा पूरा मिशन स्वदेशी है, ये आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर उतर रहा है। यह आने वाले दिनों में एक अग्रणी वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका निभाता हुआ इस अभियान के तहत भारत दिखेगा। Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft to the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. System got into its elliptical orbit. Now it's time for us to wait, of course, to congratulate each other and then wait for the 43 days for the second phase. But the so-called second phase is from the elliptical orbit, you will get into a circular orbit and then move towards moon. तो चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर सीएम योगी ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। सीएम योगी ने इसरो की टीम को बधाई दी और सीएम योगी ने अपने ट्वीट में जय हिंद भी लिखा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर बधाई देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और ट्विटर पर उन्होंने जय हिंद लिखा है सफल लॉन्चिंग पर।
चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद रॉकेट वुमेन की चर्चा खूब हो रही है। मिशन की निदेशक ऋतु कार्यधार लखनऊ के रहने वाली हैं। जैसे ही चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, उनके घर पर रहने वाले उनके छोटे भाई, उनके पड़ोसी और रिश्तेदारों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और एक दूसरे को बधाई दी, जश्न मनाया। आगे बढ़ते और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, एटीएस की रिमांड में सद्दाम शेख ने एक बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध आतंकी सद्दाम शेख ने धर्म परिवर्तन किया था। धर्मांतरण से पहले रंजीत सिंह था नाम। 20 साल पहले गोंडा के तरबगंज से भागकर मुंबई गया था रंजीत और चोरी करने का पिता की पिटाई से नाराज होकर रंजीत भागकर गया था मुंबई। ये बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई में एक मुस्लिम परिवार ने रंजीत को शरण दी थी। मुस्लिम परिवार के कहने पर ही रंजीत सिंह बन गया था सद्दाम शेख। बेंगलुरु की एक कंपनी में ट्रक चलाता था सद्दाम शेख। 2020 में पत्नी के प्रेमी और उसके परिवार की हत्या का सद्दाम ने बनाया था प्लान और 2020 में अलकायदा की शपथ ली थी सद्दाम ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो खबर दमदार में इतना ही।